श्रीलंका के अरेंजमेंट के बाद हम लोग आइए एक यूरोपियन कंट्री बेल्जियम के अंदर और देखते हैं किस प्रकार से वहाँ व्यवस्थाएं की गई हैं। अकोमोडेशन इन बेल्जियम, बेल्जियम की समझदारी। आइए देखते हैं बेल्जियम ने किस तरीके से जो पावर है उसको शेयर कर रखा है डिफरेंट कम्युनिटीज़ के बीच में, जिससे कि जो हालात श्रीलंका के अंदर क्रिएट हुए थे उन हालातों से अपने आप उसने बचा के रखा। चलिए देखते हैं किस तरीके की व्यवस्थाएं की हैं। द बेल्जियन लीडर्स टुक अ डिफरेंट पाथ, उन्होंने एक अलग से रास्ता अपनाया। दे रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ रीजनल डिफरेंसेस, देखिए उन्होंने पहचान की किसकी, कि जो महत्व है किसका, रीजनल डिफरेंसेस यानी कि क्षेत्रीय जो अंतर है, विविधताएं हैं, उनका जो महत्व है उसको समझा। एंड कल्चरल डाइवर्सिटी को, और जो सांस्कृतिक विविधता है इनके महत्व को उन्होंने समझा। फिर क्या हुआ बिटवीन 1970 एंड 1993, 1970 से और 1993 के बीच में क्या किया, दे अमेंडेड देयर कॉन्स्टिट्यूशन, उन्होंने अपने संविधान के अंदर संशोधन किया 4 टाइम्स, 4 बार। इसको याद कर लीजिए, 1 नंबर के अंदर पूछ सकता है ये कि बेल्जियम ने 1970 से 1993 के बीच में अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी बार चेंज किया, ये कितनी बार अमेंडमेंट किया, तो कितना था वो 4 टाइम्स। सो एज़ टू वर्क आउट एन अरेंजमेंट, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो किया वो इस वजह से किया जिससे कि इस तरीके की व्यवस्थाएं की जा सके, दैट वुड इनेबल एवरीवन टू लिव टुगेदर, जिससे कि हर आदमी मिलजुल कर वहाँ रह सके विद इन द सेम कंट्री, उसी देश के अंदर, यानी कि किसी प्रकार का उनके बीच में डिस्प्यूट क्रिएट न हो। ऐसी व्यवस्थाएं उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर की गई। द अरेंजमेंट दे वर्क आउट इज़ डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर कंट्री, देखिए यहाँ जो व्यवस्थाएं की गई वो किसी भी अन्य देश से क्या थी, डिफरेंट थी, अलग थी। इज़ वेरी इनोवेटिव, बहुत ही इनोवेटिव वे के अंदर उनको डिज़ाइन किया गया। हियर सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ बेल्जियन मॉडल, यहाँ कुछ क्या किए गए हैं, बेल्जियन गवर्नमेंट ने किस तरीके से, या बेल्जियम जो कंट्री था उसने किस तरीके से अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर या अपनी गवर्नमेंट के अंदर कुछ जो व्यवस्थाएं थी किस प्रकार से अडप्ट किया, ये देखते हैं बेल्जियन मॉडल को। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत क्रूशियल क्वेश्चन बनता है ये बेल्जियन मॉडल। चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या किया इन्होंने, बेल्जियन वालों ने, कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब्स दैट द नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स शैल बी इक्वल, कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रिस्क्राइब किया गया कि जो संख्या है किनकी, डच और फ्रेंच स्पीकिंग जो मिनिस्टर्स हैं वो इक्वल रखी जाएगी। कहाँ, इन द सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्रीय सरकार के अंदर इनकी जो संख्या है उसको क्या किया जाएगा, इक्वल रखा जाएगा। सम स्पेशल लॉज रिक्वायर द सपोर्ट ऑफ मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स फ्रॉम ईच लिंग्विस्टिक ग्रुप्स, कुछ स्पेशल लॉ बनाए गए समर्थन देने के लिए, सहायता करने के लिए, किनकी, मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स की, हर लिंग्विस्टिक ग्रुप के अंदर, हर भाषाई जो समुदाय था उसके अंदर क्या किए गए, कुछ स्पेशल लॉ भी, कानून भी बनाए गए। 10-9, इस वजह से क्या हुआ, नो सिंगल कम्युनिटी कैन मेक डिसीजन यूनिलैटरली, एकात्मक रूप से कोई सिंगल कम्युनिटी क्या नहीं कर सकती थी, कोई भी डिसीजन नहीं ले सकती थी, क्योंकि ऐसी व्यवस्थाएं कर देगी कि वहाँ डिसीजन लेंगी तो सभी कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन होगा। तो देख लीजिए इसके परिणाम स्वरूप हम लोग क्या देखते हैं कि बेल्जियम का जो मॉडल था एक आइडियल मॉडल था, यानी कि अगर ऐसी व्यवस्थाएं की जाएंगी, अगर सिंगल कम्युनिटी कोई डिसीजन नहीं लेगी, जिस तरीके से वहाँ सिंघाला कम्युनिटी ने क्या किया था, अपनी सुप्रीमेसी इम्पोज कर दी थी किनके ऊपर, तमिल स्पीकर्स के ऊपर, तो उसका रिजल्ट क्या निकला था आप लोग देख लीजिए, वहाँ सिविल वार हुई। लेकिन यहाँ इन्होंने सिविल वार से बचने के लिए क्या किया, जो डिफरेंट कम्युनिटीज़ थी उनके बीच में क्या किया, उनको इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया गवर्नमेंट के अंदर। एक तो ये व्यवस्थाएं की। दूसरी व्यवस्था देखिए क्या बताइए, मैनी पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट, कुछ पावर जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास थी वो किसको दी गई, स्टेट गवर्नमेंट को, ऑफ द 2 रीजन्स ऑफ द कंट्री, 2 अलग अलग क्षेत्रों के अंदर क्या है, देश के अंदर, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर अलग व्यवस्थाएं हो गई हैं, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर अलग। द स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट, ध्यान दीजिए यहाँ कि जो स्टेट गवर्नमेंट थी आर नॉट सबॉर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, वो अधीनस्थ नहीं थी किसी के, किसके, सेंट्रल गवर्नमेंट के, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट को ऑटोनॉमी दी गई, इंडिपेंडेंसी दी गई, किसी के नीचे नहीं रखा गया उसको, किसी के मतलब यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट के। तो जबकि वहाँ क्या था, वहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ही क्या कर रही थी, सभी प्रकार की जो व्यवस्थाएं थी वो कर रही थी। ब्रुसेल्स हैज़ ए सेपरेट गवर्नमेंट इन विच बोथ द कम्युनिटीज़ हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन,
सेपरेट गवर्नमेंट वहाँ बनाएगी, जिस वजह से जो दोनों की दोनों कम्युनिटीज़ थी, कौन कौन सी, डच और फ्रेंच स्पीकर, हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन, उनको इक्वल प्रतिनिधित्व दिया गया, समान प्रतिनिधित्व दिया गया। द फ्रेंच स्पीकिंग पीपल एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन ब्रुसेल्स, कैसे भी कि जो फ्रेंच लोग थे उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि इक्वल रिप्रेजेंटेशन कहाँ मिलेगा, ब्रुसेल्स के अंदर, बिकॉज द डच स्पीकिंग कम्युनिटी हैज़ एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन द सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि डच वालों ने एक्सेप्ट कर लिया कहाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। समझिए इसको क्या कहना चाह रहा हूँ कि जो कैपिटल सिटी थी ब्रुसेल्स, उसके अंदर तो क्या बताया था, जो फ्रेंच स्पीकर थे उनकी संख्या ज़्यादा थी, जबकि जो कंट्री था उस कंट्री के अंदर जो संख्या थी इससे बिल्कुल अपोजिट थी, मीन्स वहाँ डच स्पीकर ज़्यादा थे। तो इस वजह से क्या हुआ, ऐसी व्यवस्थाएं कर ली गई कि जब सरकार बनेगी तो उनको इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, बेशक वो स्टेट हो या सेंटर हो। तो इस तरीके से क्या हुआ, दोनों प्रकार की जो कम्युनिटीज़ थी उनको इक्वल रिप्रेजेंटेशन दे दिया गया कि संख्या मान। इसके बाद बेल्जियन मॉडल का जो थर्ड पॉइंट बनता है वो क्या है, अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के अलावा देयर इज़ ए थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट, वहाँ एक तीसरे स्तर की भी सरकार थी। दिस कम्युनिटी गवर्नमेंट, इसको क्या नाम दिया गया, सामुदायिक सरकार, इज़ इलेक्टेड बाय, अभी सरकार को चुनेगा कौन, किसके जरिए चुनी जाती थी ये, इज़ इलेक्टेड बाय पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी, किसी भी एक भाषा समुदाय से संबंधित जो समाज था वो इनको चुनता था। डच, फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग, कौन कौन थी सी भाषा थी वो, डच, फ्रेंच और जर्मन स्पीकिंग। नो मैटर वेयर दे लिव, ये मायने नहीं रखता कि वो कहाँ रहते हैं, पूरे कंट्री के अंदर डच जहाँ फैले हैं, फ्रेंच जहाँ फैले हैं और जर्मन जहाँ फैले हैं, वो सब मिलकर क्या करेंगे, कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाएंगे। उसके बाद देखिए, दिस गवर्नमेंट हैज़ द पावर रिगार्डिंग कल्चरल, अब इस प्रकार की जो सरकार थी, कौन सी सरकार, कम्युनिटी गवर्नमेंट, इसको कुछ पावर दी गई जो कि किसके रिगार्डिंग थी, किससे संबंधित थी, कल्चरल, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज़, यानी कि किस प्रकार के जो मुद्दे थे उनको सॉल्व करती थी, सांस्कृतिक, शैक्षिक और भाषा संबंधित जितने भी मुद्दे होते हैं। तो इस तरीके से यहाँ एक थर्ड टाइप ऑफ गवर्नमेंट का भी अरेंजमेंट किया गया बेल्जियम के अंदर। रीज़न क्या था, रीज़न वही आपसी जो मनमुटाव था उसको ख़त्म करना था। यू माइट फाइंड टू बेल्जियन मॉडल वेरी कॉम्प्लिकेटेड, आपने पाया कि जो बेल्जियम का जो मॉडल था बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड है, उलझन भरा है। इट इंडीड इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड, हालांकि ये क्या है, कॉम्प्लिकेटेड है, इवन फॉर पीपल लिविंग इन बेल्जियम, जो बेल्जियम के लोग थे उनके लिए भी। बट दीज अरेंजमेंट्स हैव वर्क वेल सो फार, किंतु ये जो व्यवस्थाएँ थी उन्होंने बहुत अच्छे से कार्य किया। दे हेल्प टू अवॉइड सिविक स्ट्राइफ बिटवीन द टू मेजर कम्युनिटीज़, इसने क्या किया, इन व्यवस्थाओं ने जो दो समुदाय थे उनके बीच में किसी भी प्रकार की जो सिविक स्ट्राइफ थी, यानी कि जो सिविल वार थी, उसको क्या किया, रोका। एंड ए पॉसिबल डिवीज़न ऑफ द कंट्री, और एक देश का जो संभावित खतरा था उससे भी बचाया। खतरा क्या था, देश के पार्टीशन का। When many countries of Europe came together to form the European, अब देखिए इसी वजह से क्या हुआ, बहुत सारे यूरोपियन देशों ने क्या किया, जो यूरोपियन यूनियन का जो हेडक्वार्टर था उसको कहाँ, ब्रुसेल्स के अंदर चूज किया गया, यानी कि EU का जो हेडक्वार्टर था, याद कर लीजिए, यूरोपियन यूनियन का जो हेडक्वार्टर था वो कहाँ चुना, ब्रुसेल्स के अंदर, ब्रुसेल्स को। इसका मतलब ये था कि पूरे यूरोपियन कंट्रीज़ को बेल्जियम की जो व्यवस्थाएँ थी वो एक आइडियल वे के अंदर उन्होंने मानी। अब आगे देखिए क्या कहता है, अब व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम दीज टू स्टोरीज, अब आपने ये दो कहानियाँ पढ़ी, एक तो बेल्जियम की और श्रीलंका की, इनसे आप क्या समझते हैं। निश्चित रूप से आप ये बताएंगे कि बेल्जियम की जो व्यवस्थाएं थी उन व्यवस्थाओं ने क्या किया, एक जो कन्फ्लिक्ट था उसको रिड्यूस किया, जबकि श्रीलंका के अंदर एक कम्युनिटी ने अपनी जो विल थी दूसरी कम्युनिटी के ऊपर इम्पोज कर दी। रिजल्ट क्या निकला, देश के अंदर सिविल वॉर हुआ। हालांकि बोथ आर डेमोक्रेसीज, दोनों के दोनों कंट्री क्या हैं, लोकतांत्रिक देश हैं। येट दे डेल्ट विद द क्वेश्चन ऑफ पावर शेयरिंग डिफरेंटली, किंतु दोनों के दोनों कंट्रीज़ ने क्या किया, जो पावर शेयरिंग का जो मामला था उसको अलग तरीके से क्या किया, डील किया, सॉल्व किया। इन बेल्जियम द लीडर हैव रियलाइज दैट, बेल्जियम के अंदर नेताओं ने ये रियलाइज़ किया दैट द यूनिटी ऑफ कंट्रीज इज़ पॉसिबल ओनली बाय respecting the feeling and
इंटरेस्ट ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज़। बेल्जियम के नेताओं ने रियलाइज़ किया कि देश की यूनिटी को कब कैसे पॉसिबल बनाया जा सकता है, देश की एकता को किस प्रकार से मेंटेन रखा जा सकता है, कि क्या किया जाए, ओनली बाय रेस्पेक्टिंग, कि क्या करना होगा, सम्मान करना होगा किनका, द फीलिंग्स एंड इंटरेस्ट ऑफ डिफरेंट कम्युनिटी, जो भावनाएं हैं और जो हित हैं किनके, अलग अलग समुदायों के, उन सब का क्या करना होगा, रेस्पेक्ट करना होगा। सच ए रियलाइजेशन रिजल्टेड इन म्यूचुअल एक्सेप्टेंस अरेंजमेंट। यही तो एक कारण था कि दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर भी और कैपिटल सिटी के अंदर भी जो सरकार थी उसके अंदर जो व्यवस्थाएं थी पूरे कंट्री ने या सभी लोगों ने उसको अडेप्ट किया, अरेंजमेंट जो पावर शेयरिंग की तो उनको एक्सेप्ट किया। श्रीलंका शोज अस ए कंट्रास्टिंग एग्जाम्पल, किंतु श्रीलंका ने एक बिल्कुल ही विरोधाभासी एग्जाम्पल दिया, उदाहरण दिया। इट शोज अस, ये हमें दिखाता है, दैट इफ़ मेजॉरिटी कम्युनिटी वांट्स टू फोर्स, यदि कोई बहुसंख्यक समुदाय अपनी जो फोर्स है वो थोपता है, इट्स डोमिनेंस, अपना जो प्रभाव है, ओवर अदर्स, दूसरे के ऊपर, एंड रिफ्यूजेस टू शेयर पावर, और मना कर देता है पावर शेयर करने से, इट कैन अंडरमाइन द यूनिटी ऑफ द कंट्री, इससे क्या होगा, देश की जो एकता है वो भंग हो जाएगी, देश का विभाजन हो जाएगा अगर ऐसी परिस्थितियाँ बनती हैं। अंडरमाइन मीन्स विभाजन, यानी कि देश ऐसी परिस्थितियों में पहुंच जाएगा कि देश का विभाजन भी हो जाए। तो इस तरीके से हमने देखा कि पावर शेयरिंग की जो व्यवस्थाएं थी बड़ी ही आइडियल मानी गई हैं। अब वाई पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल, पावर शेयरिंग को डिज़ायरेबल क्यों माना गया है, ये भी क्वेश्चन बनता है। टेक्सचुअल जो क्वेश्चन बुक है, टेक्सचुअल जो क्वेश्चन है उनके अंदर इसको डाला गया है कि पावर शेयरिंग डिज़ायरेबल क्यों है। आइए देखते हैं। द टू डिफरेंट सेट्स ऑफ रीजंस कैन बी गिवन इन फेवर ऑफ पावर शेयरिंग। देखिए दो सेट दिए जा सकते हैं कि पावर शेयरिंग क्या है, सही है। फर्स्टली, सबसे पहला तो कारण ये है, पावर शेयरिंग इज़ गुड, इसको बढ़िया माना है, बिकॉज इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कन्फ्लिक्ट, क्योंकि ये किस में हेल्प करता है कि समाज के अंदर किसी प्रकार का जो कन्फ्लिक्ट है उसको रिड्यूस किया जाए बिटवीन सोशल ग्रुप, सामाजिक जो समुदाय हैं उनके बीच में, सामाजिक समूहों के बीच में। सिंस सोशल कन्फ्लिक्ट ऑफन लीड टू वायलेंस, अगर सोशल कन्फ्लिक्ट होगा तो निश्चित रूप से क्या होगा, वायलेंस होगा, हिंसा होगी, एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी, राजनीतिक अस्थिरता होगी। पावर शेयरिंग इज ए गुड वे टू इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर, इस वजह से क्या कहा गया है, पावर शेयरिंग को एक सबसे अच्छा रास्ता माना गया है पॉलिटिकल, राजनीतिक स्थिरता को सुनिश्चित करने के लिए। यानी कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए तो इसके लिए क्या करना होगा, पावर शेयर करनी होंगी। इम्पोजिंग द विल, यदि क्या किया जाए, थोप दी जाए इच्छाएं, ऑफ मेजॉरिटी कम्युनिटी, किसकी, मेजॉरिटी कम्युनिटी की, ओवर अदर्स, दूसरों पर, मे लुक लाइक एन अट्रैक्टिव ओपिनियन, हो सकता है दिखने में क्या हो, आकर्षक एक राय हो, ऑप्शन हो, इन द शॉर्ट रन के लिए, थोड़े समय के लिए, बट इन द लॉन्ग रन, किंतु दूरगामी सोच के साथ अगर देखा जाए, इट अंडरमाइन द यूनिटी ऑफ द नेशन, ये देश की जो यूनिटी है उसको भंग कर देगा। टायरनी ऑफ मेजॉरिटी इज नॉट जस्ट ऑप्रेसिव फॉर द माइनॉरिटी,